चलिए, तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 है क्लास 12 का लॉस्ट स्प्रिंग। इसका पूरा नाम है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। ये एक पुस्तक है जिनकी लेखिका है एनिस जंग, जिनका बर्थ हुआ था 1964 में राउरकेला में। और इनका बचपन और इनका स्टडी जो है फर्दर स्टडीज हुआ हैदराबाद में। चाइल्डहुड एंड इनकी फर्दर स्टडीज जो है वो हैदराबाद में हुआ। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना होगा। अब हम लोग आगे चैप्टर की ओर बढ़ेंगे तो देखेंगे यहाँ पर जो लॉस्ट स्प्रिंग का जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है इनके द्वारा, इसके पीछे रीजन क्या रहा है कि लॉस्ट स्प्रिंग जिस प्रकार सीजन से, यदि सीजन से स्प्रिंग सीजन को हम लोग निकाल लेते हैं तो सीजन कुछ बचता नहीं है। मीन्स ये बसंत का मौसम ही हमारे जीवन, मीन्स यदि हम लोग नेचर की बात करेंगे, नेचर ब्यूटी की बात करेंगे, जो हमारा सीजन, जो 4 सीजन हमारे इंडिया में रन अप करता है, उस सीजन से स्प्रिंग सीजन को निकाल लेते हैं तो वो सीजन कुछ बचा ही नहीं, लाइफ बेकार हो गया। उसी प्रकार यदि जीवन में हम लोग के अपने लाइफ साइकिल में हम लोग का जो जीवन है, जो हम लोग कैटेगरी में बांटा गया है, तो हम लोग का जो चाइल्डहुड जो कैटेगरी, चाइल्डहुड मतलब बचपन, बचपना का जो बचपन का हमारा जो है वो यदि ले लिया जाता है, छीन लिया जाता है, गायब कर दिया जाता है तो फिर जीवन में कुछ बचा ही नहीं। क्योंकि एक वही एक क्षण है हम लोगों का बचपना जो हमें हर पल एक खुशी और एक एहसास, बिना किसी टेंशन का, बिना किसी प्रेशर का एक खुशी का एहसास दिलाता है। उसके बाद यदि वो बचपना किसी भी जिंदगी से, किसी के व्यक्ति की जिंदगी से निकल दिया जाता है तो बहुत बड़ी परेशानी का कारण बनता है। तो इस कहानी में हम लोग पढ़ेंगे उसी प्रकार इन्होंने तुलना किया है एक बच्चे की जिंदगी का, कि उस बच्चे की जिंदगी से स्प्रिंग गायब हो गया, उसने अपना बचपना खो दिया। कौन सा बच्चा? हम लोगों ने नहीं, ऐसे बच्चे जिनको लाइफ में कोई भी चीज का फैसिलिटी नहीं मिल पाता है, उनके बचपन से उनके सिर पर एक ऐसा बोझ कर दिया जाता है पैसे कमाने को लेकर कि वो उनका बचपन ही गायब हो जाता है। होटलों में, रेस्टोरेंट में, बहुत जगह आप देखते होंगे छोटे छोटे बच्चे जो हैं कार्य करते रहते हैं, काम करते रहते हैं। हम और आप अपने छोटे बच्चे जो है घर में पढ़ते हैं, खेलते हैं, दौड़ते हैं, टीवी देखते हैं, लेकिन ये सारा इंजॉयमेंट है जो बच्चों का जो टाउन में रह रहे हैं, जिनके पास गार्जियन सक्षम है, जो अपना जीवन अच्छे से बिता रहे हैं। और कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ गार्जियंस ऐसे हैं जो अपने पैसे के अभाव में, पैसे की कमी के कारण अपने बच्चों का बचपना छीन लेते हैं और उनके होटलों पर उनको काम में लगा दिया जाता है। अब ये कहानी उसी के बारे में रिलेटेड है। अब हम लोग इस चीज को ध्यान से देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो कहानी शुरुआत होती है, पहले हम लोग कैरेक्टर्स के बारे में जान लेंगे। आखिरकार इस कहानी में कितने पात्र हैं, कैरेक्टर कितने हैं। तो पहला तो नरेटर, की लेखिका खुद इस कहानी में शामिल है। लेखिका जो है एनिस जंग, याद रखिएगा एनिस जंग इस कहानी की लेखिका है और उस किताब का पूरा नाम लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड है। ये आपको ध्यान रखना है। और उस बुक से एक छोटा सा पार्ट लिया गया है इस कहानी के तौर पर हमारे पोर्शन के लिए। यदि आप पूरी बुक पढ़ना चाहते हैं, यू कैन इजिली गो थ्रू द यूट्यूब पे भी जा सकते हैं, अदरवाइज यू परचेज फ्रॉम द मार्केट, अदरवाइज आप मार्केट से भी खरीद सकते हैं और उस किताब को पढ़ सकते हैं। सिर्फ अभी हम लोग पार्ट पढ़ेंगे। चलिए, इस पार्ट में, इस कहानी में 2 पार्ट बांटा गया है। एक तो इसमें कैरेक्टर्स जो हैं, पहला कैरेक्टर जो है नरेटर, लेखिका खुद इस कहानी में शामिल है, उन्होंने खुद इस कहानी को लिखा है, इंसिडेंट सारा घटनाएं वो बताती हैं। दूसरा साहेब ई आलम, साहेब ई आलम, साहेब आलम, जिसको हम लोग बोलते हैं साहेब आलम। नाम तो इतना सुंदर है साहेब आलम, इट मीन से क्लियर करता है कि एक मुस्लिम लड़का है। और इसका काम क्या है? रैक पिकर्स। रैक पिकर मीन्स जो रास्ते में देखते होंगे बहुत से बच्चों को आप बड़ा सा बोरा लेकर उसमें प्लास्टिक के बोतल वगैरह कुछ भी रोड में उठा उठाकर घूमते चलते हैं, उनको रैक पिकर कहा जाता है। रास्ते का कचरा उठा उठाकर जमा करने वाले, जिनसे उनको पैसे मिलते हैं। और थर्ड जो है, सेकंड पार्ट में, ये कहानी 2 पार्ट में बांटा गया है और 2 बच्चों के बारे में बताया गया। पहला पार्ट में एनिस जंग ने हमें बताया है किसके बारे में? साहेब आलम के बारे में, जो कि एक रैक पिकर है। रैक मतलब कि कचरा उठाने वाला है, रोड घूम घूम के शहरों में, गलियों में जाकर। और दूसरा कैरेक्टर जो है मुकेश, जो हम लोग सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। और मुकेश कौन है? बैंगल मेकर, मतलब चूड़ी बनाने वाला का बेटा है। तो हम लोग अभी पहला पार्ट जो स्टोरी का है वो है साहेब आलम के बारे में, वो रैक पिकर के बारे में, जो बच्चा सुबह से उठकर शाम तक कचड़े को चुनता है, बिनता है और उसको शाम में जाकर दुकान में देकर उसके बदले कुछ उसको पैसे मिलते हैं। चलिए,
अब हम लोग इस पार्ट में इसके जीवन के बारे में पढ़ेंगे, जो लेखिका ने बहुत अच्छा ही क्लियर किया है आप लोगों ने। अब हम लोग पार्ट बाय पार्ट चलेंगे। चलिए, की समरी है, यहाँ ध्यान दें, की समरी। पहला जो सीन है, जो पहला सीन है, साहेब से ये लेखिका जो है रास्ते में मिलती है और उसको पूछती है, बच्चा इधर आओ। साहेब, उसको साहेब का नाम तो पता नहीं था, उस लड़के को देखती है, वो कचरा चून मीन्स उसको बुलाती है, पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम ऐसा काम क्यों, तुम स्कूल जाते हो? पहला क्वेश्चन था लेखिका का, जब फर्स्ट पैराग्राफ में आप जाएंगे। बोले कि नहीं, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। बोले क्यों, स्कूल क्यों नहीं जाते हो? पढ़ने के टाइम में तुम्हें पढ़ना चाहिए, पढ़ने के टाइम में तुम ये सब काम कर रहे हो, घूम रहे हो, बदमाशी कर रहे हो, ये सब कचरा उठा रहे हो, ये सब पढ़ने का तुम्हारा एज है, तुम पढ़ाई करनी चाहिए तुम्हें। लेखिका बोलती है, एनिस जंग उस बच्चे से बोलती है, किस बच्चे से? साहिब आलम से बोलती है। तो वो बच्चा बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं पढ़ना है। बोले कि तुम ऐसे कहाँ से आए हो? ये बताता है कि हम लोग अपने देश मीन्स बांग्लादेश से, हम लोग को जब हम लोग थे वहां पर, तो बोले कि इतने अच्छे देश को तुम लोग अपने देश को छोड़कर यहाँ क्यों आ गए? तो बोले कि वहां पर हम लोगों को बहुत तरह की परेशानी होता था, हम लोगों का घर जो है बाढ़ में बह गया था, हम लोगों का मट्टी का घर था, हम लोगों के लिए कुछ भी खाने पीने की व्यवस्था वहां नहीं थी, इस कारण से हम लोग शहर आ गए, मीन्स बांग्लादेश से शहर आ गए। कौन सा शहर? भारत के एक शहर में, दिल्ली मीन्स, दिल्ली मीन्स इंडिया का कैपिटल जो है, वहां पर आपको पता होगा कि बहुत से महानगरों में जो रैक पिकर्स हैं, झोपड़पट्टी जो हैं, जो इलाका होता है, वहां पर लगभग लोग जो हैं बाहरी देशों से आकर वहां पर वो बस जाते हैं, ताकि उनको अपना जीवन यापन वो कर सके। उन्हीं में से एक परिवार जो है, किसका परिवार? साहिब आलम का एक परिवार बांग्लादेश से आकर वो बसा हुआ है, और वो साहिब उन लेखिका को, एनिस जंग को बताते हैं कि किस प्रकार वो अपने देश को छोड़कर यहाँ पर आके बस गए हैं। तो लेखिका बोलती है कि ठीक है, लेखिका को खराब लगता है कि मैंने ये क्वेश्चन जो पूछा, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, ये बहुत ही मूर्ख वाला सवाल मैंने इसे पूछ दिया, क्योंकि ये छोटा सा बच्चा जो इसको कार्य करने का रहता है, कार्य करने के लिए परेशान है, इसके पास पैसे भी नहीं है। तो वो बोलती है कि ठीक है, यदि मैं स्कूल खोल दूं, यदि मैं स्कूल खोल दूं तुम्हारे मोहल्ले में ही, तो क्या तुम स्कूल पढ़ने के लिए आओगे? तो ये साहिब जवाब देता है। फर्स्ट सीन हम लोग चल रहे हैं, देखिए ए नंबर, पहला सीन मैंने पार्ट बाय पार्ट बनाया सारा सीन, ताकि आपको समझने में बहुत ही आसानी हो चैप्टर को। तो ये पहले बोलती है कि ठीक है, तुम यदि स्कूल आप खोल देंगे तो मैं बिल्कुल ही आपके स्कूल में पढ़ने के लिए आऊंगा। लेखिका सोचती है कि चलो, ऐसे तो बहुत सारे वादे करते हैं, मैं भी एक तरह वादा कर देती हूँ, और ये वादा उसको कर देती है कि ठीक है, जब मैं स्कूल खोलूंगी तुम बिल्कुल पढ़ने के लिए आओगे कि नहीं आओगे? तो साहिब जवाब देता, मैं बिल्कुल पढ़ने के लिए आऊंगा। ये इंसिडेंस, ये जो घटना है यहाँ पर खत्म हो जाती है, और फिर लेखिका चली जाती है। अब दूसरा सीन है, दूसरा डिस्कशन जो होता है, दूसरा डिस्कशन यहाँ देखिए, बेयरफुट बॉयज मॉर्निंग। अब सुबह सुबह अचानक उसको खाली पैर, कुछ बच्चे, खाली पैरों का झुंड है, जो बच्चे हैं वो साहिब आलम के साथ कुछ बच्चों का एक झुंड है, जो सभी खाली पैर घूम रहे हैं। जब खाली पैर घूम रहे हैं तो लेखिका बोलती है कि तुम लोग खाली पैर क्यों घूम रहे हो, तुम लोगों के पास चप्पल जूते नहीं है क्या? तो कुछ बच्चों ने जवाब दिया कि चप्पल जूते हैं, लेकिन हम लोगों ने उसको अलमीरा पर चढ़ा कर रखा है, जब जरूरत होती है कहीं घूमने जाते हैं तब हम लोग उसको उतार के पहनते हैं। अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि नहीं, हम लोग तो पहनते नहीं है, हम लोगों के पास है नहीं। अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि हम लोग पहनते हैं। उसमें कुछ बच्चे, एक आध बच्चे पहने हुए थे, जो कि अलग अलग कलर का शूज था, वो दूसरा कलर का, दो दूसरा कलर का शूज पहने हुए थे। इट मीन्स कि रैक पिकर है, वो ढेरों, कचड़े के ढेरों से चुनने वाले हैं काम का सामान। इट मीन्स लगता है किसी कोई व्यक्ति यदि फेंकता है तो अलग अलग कलर के जूते जमा करके वो अपने साइज का देखकर वो पहन लेते हैं। तो इस प्रकार ही पता चलता है, लेखिका को बहुत ही दुख होता है। वो बोलती है कि आप लोग जूते नहीं पहनते हैं, ये तो लेखिका बोलती है कि हो सकता है कि ट्रेडिशन हो सकता है एक परंपरा हो इन लोगों का, क्योंकि लगभग लोगों को देखती है जो उस इलाके में रहने वाले हैं, सभी लोग खाली पैरों से ही घूमते हैं, खाली पैर से ही चलते हैं। तो सोचती हो सकता है इन लोगों का ट्रेडिशन होगा, इन लोगों का परंपरा होगा। ये सोचते हुए वो आगे बढ़ जाती हैं, और वहां पर उन्हें कंपेयर किया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखिएगा डिस्कशन। मॉर्निंग बर्ड्स, उन्होंने कंपेयर किया इन बच्चों को, ये जो झोपड़पट्टी वाले जो बच्चे हैं, जो रैक पिकर्स हैं, ये बोलते हैं कि मॉर्निंग बर्ड के जैसा ये अचानक आते हैं, सुबह सुबह अचानक आते हैं झुंड में। और अचानक, जैसे मॉर्निंग बर्ड्स क्या होते हैं, सुबह जब चिड़िया जब होती हैं तो अचानक देखते होंगे आप, सुबह सुबह चिड़िया बहुत सारी उड़ती हुई आती हैं, फिर अचानक वो गायब हो जाती है, फिर पता नहीं चलता दिन भर वो चिड़िया कहाँ है। उस प्रकार ये उन्होंने कंपेयर किया है, लेखिका ने कंपेयर किया, एनिस जंग ने कंपेयर किया है इन बच्चों को इनके साथ,
मॉर्निंग बर्ड्स के साथ कि किस प्रकार ये बच्चे जो है मॉर्निंग बर्ड्स के समान सुबह सुबह अचानक भीड़ में आते हैं और उसके फिर ये गायब हो जाते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है? ये बच्चे मॉर्निंग बहुत जल्दी उठते हैं और जल्दी उठकर जितना भी हम जो कचरे घर से बाहर फेंकते हैं, जो भी लोग, उन कचरों में इनका जो काम का सामान रहता है, जिनका इनको पैसा मिल सकता है, प्लास्टिक बोतल की, बुक्स, कॉपी, पेंसिल, जो भी एक्स्ट्रा चीजें जो कबाड़ी में फेंका रहता है, उनको ये उठाकर अपने झोले में, अपने बोरे में डालकर ले जाते हैं। चलिए, ये तो सेकेंड सीन था। थर्ड सीन आता है, इनको अचानक ध्यान आता है एक ऐसा इंसिडेंस का, 30 साल पहले की घटना का। वो बोलती है कि 30 साल पहले की घटना है, जब वो देखती है कि उस एक मंदिर, जब जहां वो रहती थी वहां पर एक मंदिर था, उस मंदिर के पास एक पुजारी का बेटा, उस मंदिर के पुजारी का बेटा प्रतिदिन उस मंदिर के पास खड़ा होकर हाथ जोड़कर वो भगवान से प्रार्थना करता था और भगवान से मांगता क्या था? एक जोड़ी चप्पल, एक जोड़ी चप्पल वो मांगता था। वो प्रिस्ट का सन जो है, उस पंडित का जो बेटा है, एक जोड़ी चप्पल मांगता था। ये 30 साल पहले की घटना है। अब लेखिका को फिर मौका मिला उस मंदिर में जाने का, जो मंदिर पहले जा चुकी थी। अब ये लेखिका बताती है, एनिस जन जो बताती है कि जब मैंने इस बार जब मैं गई तो मैंने देखा कि वो मंदिर की स्थिति पहले जैसी नहीं है, अब सिंपल हो चुका। मतलब साधारण तौर से बहुत कम लोग वहां उस मंदिर में आना जाना करते हैं, बहुत कम लोग उस मंदिर में आना जाना करते हैं। और सिंपली क्या है, बहुत कम लोग आना जाना उस मंदिर में करते हैं। अब वो देखती है कि उस मंदिर का पुजारी का एक बेटा भी है, और वो बेटा जो है अपने बैग को एक साइड रखता है, जूता पहना हुआ, स्कूल ड्रेस पहना हुआ है। वो देख के उसको अच्छा लगता है कि आखिरकार भगवान ने उस पृष्ठ के बच्चे की प्रार्थना सुन ली, जो 30 साल पहले लेखिका ने उस बच्चे को देखा था, और उस प्रकार उसने ये बातें सुन ली। और आखिरकार आज जो नया पुजारी है, इनके बच्चे को स्कूल ड्रेस, जूते, मोजे सब कुछ मिले हुए हैं, मिल गया है। वो लेखिका वो स्टोरी को रिमाइंड करती है। इस स्टोरी को उस पंडित जी और पंडित जी के बेटे की स्टोरी को वो रिमाइंड करती है, और वो बता सोचती है, ये इसका इंसिडेंट सोचने का था। उसके बाद वो डी सेक्शन में हम लाते हैं। फोर्थ सीन जो है, जो फोर्थ सीन है इस कहानी में, वो सीमापुरी इलाके का है। और वो बोलती है सीमापुरी इलाका जो है दिल्ली से बहुत ही दूर है, लगभग बहुत साइड, मतलब कि शहर से काफी दूर है। और सीमापुरी इलाका जो है वो लगभग 10,000 लोगों से भरा पड़ा है। और इसमें 10,000 लोग जो हैं, कौन से लोग हैं? वे वही लोग हैं जो बांग्लादेश से आए हुए हैं, बांग्लादेश से रिफ्यूजी लोग, जो अपने उस देश से छोड़कर और यहाँ पर आके बस गए हैं, जो कि वो शहरी इलाका ना होकर अनलीगल इलाका है, जहाँ पर जब इन्होंने जबरन कब्जा कर वहां पर अपने मर्ड टीम मीन्स लकड़ी के फटे हुए टीन के मट्टी के मकानों को बनाकर, टेम्पोररी मकानों को बनाकर 10,000 लोग पूरे फैमिली के साथ वहां रहते हैं। और उनका काम होता है घूम घूम कर तरह तरह के वो काम करते रहते हैं। और जब वहां एक ग्रुप ऑफ वुमेन, एक औरतों का झुंड जब उस सीमापुरी के इलाके में इन लेखिका को मिलता है, एनिस जन को जब मिलता है, तो उनके उनकी जो साड़ियां थी वो फटी हुई थी। तो उन ग्रुप ऑफ वुमेन से पूछती है कि आप लोगों ने अपना देश, इतनी हरियाली, इतना साफ सुथरा जगह बांग्लादेश छोड़कर आप लोग यहाँ क्यों आ गए? वो बताती हैं कि सब कुछ इसका पीछे कारण है जो पेट, हम लोग का जो पेट है, जो हम लोग का भूख है, हम लोग को यहाँ खींच कर ले आया। क्योंकि वहां जो खेती हम लोग करते थे, वो 1 साल कड़ी मेहनत करने के बाद वो खेती होगी कि नहीं होगी, बाढ़ आ जाएगा, तूफान आ जाएगा, जिस कारण से हम लोगों का सारा कुछ नष्ट हो जाता था, डिप्लीट नहीं रहता था। यहाँ हम लोग आ गए हैं तो कम से कम हम लोग अपना पेट जरूर पाल लेते हैं, कुछ कुछ काम करके। यहाँ शहर में बहुत सा कुछ काम मिल जाता है और उन काम करके हम लोग अपना पेट पाल लेते हैं। वो वुमेन सारी अपनी दुख भरी कहानियां, औरतें इनको बताती हैं एनिस जंग को। ये स्थिति देख रहे होंगे कहानी में, हम लोग ये चीज को देख रहे हैं, किस प्रकार जीवन यापन के लिए लोग लड़ते हैं। ये चीजें हमें समझना चाहिए। यदि भगवान ने हमें सारी फैसिलिटीज दी हैं, सारा व्यवस्था हम लोगों को दिया है, तो बिल्कुल हमको इसका उपयोग करना चाहिए। यदि गार्जियन हमें पढ़ा रहे हैं, हमें सारी फैसिलिटी हमें पूरी कर रहे हैं, हमें मन लगा के गार्जियन की हर इच्छाओं को, हर उनकी बातों को पूरा करना ही चाहिए। चलिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज के समय में कितने प्रॉब्लम है। साहिब आलम जैसे बच्चे जो हैं अपना बचपना खोकर काम करने के लिए मजबूर हैं। चलिए, तो फिर अब 5वां इंसिडेंस है। ये 5th इंसिडेंस में क्या होता है, साहिब इनको फिर एक बार मिलता है रास्ते में, और 10 रुपए का नोट उसके पास रहता है। ये पूछती है कि बोला कि हाँ, यही 10 रुपए के नोट के लालच में हम लोग ट्रैक पिकर्स बने हुए हैं, कभी हम लोग को चांदी
चांदी का सिक्का मिल जाए, कभी कुछ और मिल जाए, कभी इंपॉर्टेंट थिंग्स मिल जाए, कुछ कॉस्टली थिंग्स मिल जाए। इस चक्कर में बोले कि ये लालच जो है प्रतिदिन हमारे अंदर एक जोश रहता है कि कुछ ना कुछ हमें उस कचड़े के ढेर से कुछ ना कुछ हमारे काम का सामान मिल जाए, जिससे हम कुछ अच्छा लगे। और कभी 10 रुपए का सिक्का मिलता है, कभी 10 रुपए का नोट मिलता है। इस प्रकार वो सारी बातें बताता है किनको, एनिस यंग को। वो बच्चा बताता है साहेब कि वो क्यों रैग पिकर बना और क्यों उसको, क्योंकि वो बोला कि इस तरह करने से उसके मन में इच्छा जो है, एक लालच प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है कि कभी चांदी का सिक्का उनको मिल जाए, कभी सोने का सिक्का मिल जाए। इस तरह की योजनाएं बनाकर वो सोचता रहता है। चलिए हम लोग ठीक देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट सीन है। नेक्स्ट सीन क्या है? क्लब गेट। क्लब गेट टेनिस का जो है एक मैदान है। क्लब गेट पर वो साहेब इनको मिलता है, इनको एनिस जंग को। अब पूछती है ये कि तुम क्लब गेट पे क्या कर रहे हो? वहां पर दो लोग टेनिस खेल रहे थे, टेनिस खेलते हुए देख रहा था। ये बोलता है एनिस जंग को, कौन? साहेब आलम बोलता है कि हमको टेनिस खेलना बहुत ही अच्छा लगता है। हम देखते हैं उसको, यदि जब ये लोग खेल के चले जाते हैं, जो गार्ड है, जो गेट का गार्ड है, ये हमको अंदर घुसने के लिए भी देता है और कभी कभी बॉल और टेनिस खेलने के लिए भी देता है। ये क्लियर बताता है, साफ तौर से बताता है लेखिका को कि हमको बहुत अच्छा लगता है। तो लेखिका सोचती है कि ये इसके लिए बहुत ही हाई लेवल का चीज है, ये कभी भी इस सपना को पूरा नहीं कर पाएगा साहिब आलम, क्योंकि ये टेनिस कभी भी नहीं खेल पाएगा, क्योंकि ये इसके पहुंच से बहुत बाहर की चीज है। लेकिन वो उसके बातचीत करने के बाद उससे पूछती है क्या तुम्हें टेनिस खेलना अच्छा लगता है? बोला कि बिल्कुल। बोला कहाँ सीखा है? बोला मैंने इसमें, जब ये लोग चले जाते हैं तो मैं गार्ड अंकल से हेल्प मांगकर अंदर चला जाता हूँ, थोड़ा सा मैं खेल लेता हूँ अकेले। तो बोले बहुत अच्छी बात है। वो फिर अचानक बोलती है, तो बोलते हैं कि तुम मेरे पास देखिए टेनिस के जूते भी हैं, देखिए टेनिस शूज, और टेनिस के शूज अपना दिखाता है। अब बोलता है मेरे पास टेनिस के शूज, बोले कि शूज जो थे हल्के हल्के फटे हुए थे। तो लेखिका सोचती है कि किसी बड़े घर के लोगों ने, जब वो थोड़ी सी छेद हो जाते हैं जूतों में, तो जूतों को फेंक देते हैं, वैसे जूते किसी ने इनको, साहब को दिया है। और वो जूता पहनकर अच्छा दिख रहा था, और बताता है कि टेनिस के जूते हैं, मुझे यहीं पर लोगों ने दिए हैं। लेखिका फिर आगे बढ़ जाती है, वो इंसिडेंस वहीं खत्म हो जाता है। फिर एक नया इंसिडेंस आता है, फिर एक घटना आता है, जब वो मिल्क कंटेनर के साथ में, एक मिल्क कंटेनर मीन्स मिल्क की दुकान पर साहेब को देखती है और साहेब को बुलाती है। बोले कि तुम मिल्क ले रहे हो? बोला कि हाँ। बोला बर्तन लेके वो गया था। बोला तुम क्यों मिल्क ले रहे हो? बोला कि मैं टी स्टॉल, चाय की दुकान पर मुझे काम मिल गया है, मुझे 800 रुपए महीने वो चाय दुकान वाला देता है और खाने पीने के लिए भी देता है। तो बोला कि तुमने काम क्यों पकड़ लिया? बोले कि मम्मी पापा ने काम लगा दिया यहाँ पर कि 800 रुपए, ताकि घर में उनका हेल्प हो सके, इसलिए मैं यहाँ काम करने के लिए आ गया। मैं अपने दुकान के लिए, चाय के लिए दूध लेने के लिए यहाँ आया हूँ। लेखिका देखकर लेखिका को बहुत ही बुरा लगता है और वो सोचती है कि मैंने जो वादा किया है साहेब को स्कूल खोलने का, क्या मैं स्कूल खोल पाऊंगी कि नहीं खोल पाऊंगी? इनको बहुत ही, क्योंकि साहेब पूछ देता है इनसे कि आपने स्कूल खोला, इनको उसमें बहुत ही खराब लगता है कि मैंने ऐसा कार्य क्यों किया। अब यहाँ पे एक इंसिडेंस है कि हम देखे होंगे सीमापुरी का इलाका, जब उनसे पूछती है कि आप लोग खाना के लिए मिलता है कि नहीं मिलता है, तो और बताती है कि यहाँ पर जो है हम लोग का कोई भी अपना आई कार्ड नहीं बना हुआ है, आई कार्ड नहीं बना हुआ है, लेकिन इतना जरूर है कि यहाँ के अलग अलग पॉलिटिकल लीडर के लोगों ने हम लोग का राशन कार्ड बना दिया है, ताकि हम लोग को राशन मिलता रहता है। क्योंकि राशन कार्ड बनने से हम लोग के लिए, हम लोग उन लोगों के लिए वोट बैंक के बराबर हैं, हम उनको सिर्फ वोट देने के लिए हैं। भाई हम लोगों का आई कार्ड वगैरह कुछ नहीं है, हम लोग सिर्फ वोट देने के लिए हो जाते हैं, इसलिए राशन कार्ड हम लोगों को बना दिया जाता है और हम लोग को महीना महीना अनाज मिलता है खाने के लिए। ये वर्णन किया गया था किस समय? उस समय सीमापुर इलाके में जब ये औरतों से मिली थी तब, कि हम लोगों का इस्तेमाल एक वोट बैंक के रूप में करते हैं यहाँ के नेता लोग। अब लास्ट जो सीन है, अब वो बोलती है कि अब जो है साहिब आलम जो है, पहले नाम के अनुसार बोला जाता है कि सर्वोच्च, मतलब बहुत बड़ा राजा, मालिक, ऑनर, दुनिया का साम्राज्य का, विश्व का मालिक। लेकिन अब जो था वो अपने मन का मालिक नहीं था, क्योंकि अब क्या था, अब वो किसी का नौकर था। इसलिए देखिए लाइन लिखा, नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, वो अपना मालिक नहीं था और किसी के अंडर में, क्योंकि जब तक वो रैग पिकर था अपना मन का मालिक था, जब वो काम करने की इच्छा थी तब काम करता था। लेकिन अब उसका एक टाइम है, क्योंकि अब टी स्टॉल पे काम करने लग गया था। ये कहानी बहुत ही अच्छी है। एनिस जंग ने आज के प्रेजेंट टाइम को दर्शाया है और बताया है किस प्रकार से बच्चों का बचपन छीनता जा रहा है इस आज के समय में और इस प्रॉब्लम में। तो हम लोग इस कहानी को अच्छी तरह समझ गए हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों को कहानी बहुत अच्छी लगी होगी
और अच्छी समझ से भी आई होगी। धन्यवाद, थैंक यू।